भांग मैं नहीं कहता इसको, इसको मैं विजया कहता हूँ। विजया हमारे शास्त्रों में विजय दिलाने वाला पौधा माना गया। अगर आपको याद हो तो बहुत सारी फिल्मों में गाने दम मारो दम एलोपैथी की जरूरत ज्यादा महसूस नहीं होती थी। पुरानी रिसर्च थी अंग्रेजों के समय की, जिसमें एक है 1893 की इंडियन हेम्प कमीशन की रिपोर्ट। वो कहती है इसके बाद इंडिया में बंद क्यों किया गया, या उसके बाद जैसे ही बंद हुआ उसके बाद एक्ट की बात की गई। मैं आपको आधी बोतल दारू पिला के आपको गाड़ी पे बैठाऊंगा, जा भाई शराब पीने के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाए। आपके यहाँ वीरभद्र सिंह थे, उत्तराखंड में एनडी तिवारी थे, दोनों कांग्रेसी थे। और जनता के मन में क्या था? ये वेद में लिखा है। वेद कब लिखे गए, किसने बनाए, कोई नहीं जानता। अंग्रेज कहते हैं कि ये 1000 साल बिफोर क्राइस्ट के पैदा होने के 1000 साल पहले लिखे। तो भांग का जो पौधा है वो पर्यावरण शुद्ध करता है। कोई संत ये बोल ही नहीं सकता कि भांग बुरी चीज है और हमारी संस्कृति में नहीं। मुसलमान हो तो जन्नत चाहिए, हेवन में जाना है, अंतिम लक्ष्य तो वो है। भगवान शंकर को मिल नहीं रही, एक मंदिर में चढ़वा दो आपका मोक्ष तय है। अमित शाह जी का डिपार्टमेंट है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप विजया पे कर सकते हैं विजया पे करिए, विजया पे नहीं कर सकते हैं तो जो आपकी लोकल चीजें हैं उस पर करिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विकास शर्मा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आज का विषय है बल्कि बहुत समय से विषय रहा है। युवाओं के बीच में चर्चा रहा है, सरकार के बीच में रहा है। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो उसमें भी रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं भांग के ऊपर। सर से हम जानेंगे कि पॉलिसी लेवल पे या फिर राजनीतिक लेवल पे या फिर ग्राउंड में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं कि किस कारण ये अभी तक पॉलिसी नहीं बन पाई है, या फिर इसको क्यों सिर्फ एक नशे की तरफ ही देखा गया है, या शराब को इतना क्यों ऐसा किया गया। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सचिन अवस्थी जी हैं, जिन्होंने करीब करीब 6 साल से ज़्यादा सिर्फ इसी के ऊपर काम किया है कि कैसे ये चीज़ हम एक लय में लाया जाए और कैसे एक प्रदेश को या किसी भी जगह को उससे रेवेन्यू मॉडल में कन्वर्ट किया जाए। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। असली में आपने बुलाया, बड़ा अच्छा लगा, और इस बहाने हम धर्मशाला भी घूम लिए। भांग एक ऐसा विषय है जो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया, और इस शब्द के आगे पीछे बहुत सारे मिथ गढ़े गए। ये मिथ जो है ये बाजारवाद की देन है। भांग मैं नहीं कहता इसको, इसको मैं विजया कहता हूं। विजया कहने के पीछे बड़ा गंभीर कारण है। हमारे अथर्ववेद में इस पौधे को विजया कहा गया है, और आयुर्वेद में जो 5 सबसे पवित्र पौधे हैं उसमें से एक विजया को बताया गया। पवित्र पौधे का मतलब होता है वो पौधा जिसका पूजन हो सके, वो पौधा जिसमें ये गट्स हो कि लोग प्रणाम कर सके। तुलसी, पीपल, वट, ये इस तरह के पौधे हैं। ऐसे ही पौधे आयुर्वेद में भी हैं। तुलसी आयुर्वेद में मानी। तो ये जो पवित्र पौधों का कॉन्सेप्ट है ये वेद में लिखा है। वेद कब लिखे गए, किसने बनाए, कोई नहीं जानता। अंग्रेज कहते हैं
कि ये 1000 साल बिफोर क्राइस्ट के पैदा होने के 1000 साल पहले लिखे। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये करीब करीब 3000 साल होता है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं ये लाखों साल पुराना। तो ये है भांग पे। भांग क्या है? अगर भांग क्या है, विजया क्या है? विजया हमारे शास्त्रों में विजय दिलाने वाला पौधा माना गया। भी आपको बताया मैंने, अथर्ववेद में 5 पवित्र पौधों में एक है। विष्णु पुराण, शिव पुराण में, शिव पूजन में इसका महत्व है। हम जो भी चीजें अपने ईश्वर को अर्पित करते हैं उसमें कोई ना कोई बहुत बेहतरीन गुण होते हैं। या तो वो औषधीय गुण रखता है या वो सुपर फूड होता है। जैसे हवन में हम काला तिल चढ़ाते हैं, सुपर फूड। पंचामृत, दूध, दही, शहद, सुपर फूड। तो वैसे ही भगवान शंकर को भांग चढ़ती। इसके पीछे कोई पौराणिक कहानी नहीं है, पर एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि शंकर जी ने जब विष का सेवन किया तो विष के सेवन से जो नुकसान होते हैं शरीर, वो नुकसान ना हो और शंकर जी शांत रहें, क्योंकि वो संहार के देवता, विनाश कर सकते हैं, तांडव करते हैं। तो वो शांत रहें और पृथ्वी ठीक बनी रहे, इसलिए एक परंपरा निर्मित की। शंकर जी की मां नहीं है, तो शंकर जी के सिर पे कोई पट्टी रखने वाला नहीं है, तो हमने मटकी टांग दी। जहर खाने के बाद सबसे पहला जो सिम्टम आता है बॉडी में वो आता है बुखार, उसके लिए मटकी। फिर पेट खराब होता है, पेट खराब ना हो इसलिए बिल्व, वो पेट के लिए। फिर जब और ज्यादा बढ़ रहा है तो दर्द के लिए भांग। लेप की तरह? लेप की तरफ तो वो शरीर को ठंडा करने के, जलेगा शरीर, बहुत स्ट्रांग है, तो लेप की तरह लगाते हैं शरीर को ठंडा करने। और इसका सेवन जो है वो सेवन पेट की गर्मी को शांत करने के लिए, दर्द को सहने के लिए, दर्द की ये औषधि है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह से एक परंपरा निर्मित की गई, वो पूजन की पद्धति है। तो इसमें विशेष महत्व है भांग का, एक विषय। इसके बाद हम आध्यात्म से बाहर निकलते हैं तो हम बात करते हैं पर्यावरण की। सनातन धर्म, हिंदू धर्म हमारा दुनिया के बहुत कम धर्म ऐसे हैं जो पर्यावरण से प्रेम करते हैं। जितने भी अब्राहमिक धर्म हैं वो पर्यावरण का पूजन नहीं करते। उनकी जो माइथोलॉजी है उसमें कहा गया है कि अल्लाह ने या गॉड ने ये पृथ्वी आपके उपयोग के लिए बनाई है, आप चाहे जैसा उपयोग करें, जैसे चाहे वैसे रहें, आपको खुश रहना। हमारे यहाँ कहा गया है, मनु और शतरूपा से ब्रह्मा जी ने कहा, ये जो प्रकृति है, ये पृथ्वी है, ब्रह्मांड, ये पृथ्वी तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा पालन करेगी, तुमको इसका पालन करना और लगातार इस पे जन्म लेते रहेंगे, पुनर्जन्म के होगा। तो अब अगर हम भांग का पर्यावरण से जोड़ते हैं तो ये सामान्य पौधे से 4 गुनी ज्यादा ऑक्सीजन देता है। पहाड़ के लिए ऑक्सीजन इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता तो प्रॉब्लम होती है। उसके लिए मानवता के लिए दूसरा, इसकी जो जड़ें हैं ये नाइट्रोजन छोड़ती और रेडिएशन सोखती, लेड है, जो हैवी मेटल्स हैं उनको सक करती। तो भांग का जो पौधा है वो पर्यावरण शुद्ध करता है। आपको आज जरूरी है एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक। तो जो हमारे यहाँ रसायन डाले गए हैं, अगर उनकी जगहों पे हम इसका उपयोग करें तो जो नॉर्मल प्रोसीजर में 3 से 4 साल में पृथ्वी जमीन जो है वो आपकी ऑर्गेनिक होती है, वो 1 से 1.5 साल में, एक बेनिफिट।
हम और आगे बढ़ते हैं। इसकी जड़ें जो है वो जमीन को पकड़ के रखती हैं। तो जब जमीन को वो पकड़ के रखती हैं तो भूस्खलन वगैरह रुकता है, कम होता है। और ये पौधा ऐसा है जो कहीं भी उगता है। इस पौधे को उगाने के लिए मेहनत नहीं करती। 70 साल का बुजुर्ग है, उसके बच्चे चले गए हैं बाहर, कोई नहीं है घर में, वाइफ है, वो है। ऐसे उत्तराखंड में तो बहुत मकान, हिमाचल में वो प्रॉब्लम नहीं है, पर उत्तराखंड में तो है। तो उत्तराखंड में अब वो खेती भी नहीं कर सकते, उनके पास जमीन पड़ी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीज डाल दो, एक आदमी आएगा काट के ले जाएगा और उससे करते हैं। फिर जब हम पर्यावरण से बाहर निकलते हैं तो बात आती है स्वास्थ्य की, हेल्थ। तो एक तो मैंने ऑक्सीजन बताया। अब हम जब स्वास्थ्य पे आते हैं तो आयुर्वेद पे बात करते हैं। आयुर्वेद में 191 तरह की दवाएं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के फार्माकोपिया में लिखित है, जिनको वो शास्त्रोक्त कहते हैं। शास्त्रोक्त का मतलब होता है जो हमारे शास्त्रों से, और शास्त्र सनातनी होते हैं। तो ये हमारी शास्त्रीय परंपरा का हिस्सा है, जिससे औषधियां 191 तरह की वो औषधियां जो आज से कई 100 साल, कई 1000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि लिख गए, जो आज भी काम आती। जैसे मोटा मोटा बता दीजिए कि कहाँ कहाँ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है, मतलब जल्दी फर्क दिखता है। जैसे हम बड़ी कॉमन बीमारियों की बात करें, एक बीमारी है IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। खाते रहो दवाई, खाते रहो दवाई, खाते रहो, चलता है। उसका रामबाण इलाज, इसको हिंदी में संग्रहणी कहते हैं। पेट से संबंधित लगभग सारी बीमारियों का इलाज, लिवर के लिए फायदेमंद है, मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद है। लिबिडो, लिबिडो मतलब सेक्स के प्रति इच्छा बढ़ाना। जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनका मन ही नहीं करता कि भाई श्रृंगार में, सौंदर्य में जाना है, वो बढ़ाती है। ये जो है हमारे ब्रेन में एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है, ECS कहते हैं। उस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। होता यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बॉडी का फॉल स्टार्ट होता है। उम्र बढ़ती है तो शरीर वो कम होता है। अब वो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम का काम है कि वो बॉडी से संदेश लेता है सारे, जितने भी, तो उन संदेशों को ब्रेन को पहुंचाता है। ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके जिस चीज की जरूरत जहां है वो पहुंचाता है। तो ये एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम सिर्फ ब्रेन में नहीं होता, ये हमारे गट में होता है, ये हमारे अपेंडिक्स में होता है, ये हमारे बॉडी में भी कई जगह होता है। तो इन पॉइंट्स के बीच का जो संचार है वो सुचारू हो जाता है। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। फिर जब आपका इम्यून सिस्टम ठीक होगा तो आप नेचुरली ज़्यादा हेल्थी होंगे, और आप ज़्यादा हेल्थी होंगे तो ज़्यादा जिएंगे। आयुर्वेद ने इसको लंबा जीवन देने वाली औषधि कहा। इसके अलावा इसको विजय प्रदायिनी भी कहते हैं। अब विजय प्रदायिनी के दो कारण हैं, एक तो ये आपकी मेंटल हेल्थ, गट हेल्थ और ओवरऑल बॉडी को ठीक करती है, तो आप विजय की तरफ ज्यादा। सिख जो लोग हैं, जो निहंग सिख हैं, वो जब युद्ध लड़ने जाते थे तो लौट के वो एक सब्जी बनाते थे, उसको सूखा कहते हैं। वो एक्चुअली भांग की सब्जी। तो ये एक हो गया औषधि वाला। अब हम थोड़ा सा और आते हैं भोज्य खाने। तो भांग का बीज खाया जाता है। पहाड़ों में हार्ट डिजीज कम होती, उतनी नहीं होती जितनी नीचे। रीजन, इसका जो बीज है
उसमें 35% प्रोटीन होता है और दूसरी चीज होती है सारे फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, 6, 9, 7। हाल हार्ट की हेल्थ के लिए दिस इज बेस्ट। पहाड़ में जो लोग भांग की चटनी खाते हैं या भांग को ऐसी फाँक लेते हैं, बीज, भांग मतलब भांग के बीज, भंगोड़ा कहते हैं आपके यहाँ, कहीं भंगोड़ा कहते हैं, कहीं भांग के बीज कहते हैं, वो खाते हैं, उससे आपकी हेल्थ, हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो ये हो गया हेल्थ। अब आते हैं सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण का ही हिस्सा है, पर आजकल इसको खास ध्यान दिया जाता है। तो ये पौधा यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम SDG। एसडीजी के अंतर्गत आता है। तो इस बात पे तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं है कि ये सस्टेनेबल है कि 100% सस्टेनेबल। सेकंड, अब आते हैं खेती। इस पौधे की खेती करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, ये पेस्टिसाइड नहीं चाहता, इसमें कीड़े वीड़े बहुत कम लगते हैं, मतलब करीब करीब नहीं लगते, अपने आप उग जाता है, चाहे जहां उग जाता है। आप इसके बीज फेंक दो, नहीं फेंक रहे हो, कहीं से टूट के आ जाए, कहीं रब हो जाए, तो उग आता है। और पानी की इसको बहुत आवश्यकता नहीं। टेम्परेचर के मामले में हम कहें तो ये 0 तक तो नहीं पहुंचता, 4-5 डिग्री से ऊपर 50 डिग्री तक सब जगह पाया जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रजातियां हैं, पर ये सब जगह पाया जाता है। इस पौधे की पैदाइश हिमालय के शिवालिक रेंज की है। शिवालिक रेंज मतलब 2000 से 4000 के बीच, और ये एंटायर हिमालय पाया जाता है। 10 राज्य ऐसे हैं जहां का जीवन बहुत कठिन है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, और 7 हैं, 7 स्टेट वो हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो ये 10 राज्यों का जीवन बड़ा कठिन है, खेती के लिए जमीन का, और ट्रैक्टर चला नहीं सकते, बैल रख नहीं सकते, बहुत सारे कारण। तो वहां के लिए ये पौधा आइडियल, मेहनत करने की जरूरत है। फिर हम आते हैं उद्योग की तरफ। तो ये एकमात्र पौधा दुनिया का ऐसा है जिसके पंचांग का पूरा उपयोग होता है। पंचांग का मतलब होता है पौधे के 5 अंग होते हैं, वो पांचों के पांचों अंगों का उपयोग। फिर ये रोटी, कपड़ा, मकान और दवा, 4 चीज देता है। बहुत कम पौधे मिलेंगे। फिर इस पौधे से निकलने वाली चीज 25,000 तरह के प्रोडक्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, 25,000 से ज्यादा। लोग पूछते हैं कि वर्टिकल्स बताइए, तो ये 4 तो मैंने बता दिया, 4 के अलावा जो समझ में आते हैं, प्लाईवुड बनता है, लकड़ी का सब्स्टिट्यूट है, ये पेपर बनता है, इससे बायो इथेनॉल बनता है, इससे मालूम नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, पर जो गूगल कर लें ज्यादा अच्छा है, गूगल कर लें। इससे हवाई जहाज भी बनाया गया है। फोर्ड ने एक कार बनाई थी इससे। ये लोहे से 10 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला फाइबर, ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। ये एकमात्र ऐसा फाइबर है जो प्लास्टिक आने के पहले समुद्र में जो जहाज जाते हैं उनकी रस्सी सिर्फ इसी से बनती है। ये ऐसा फाइबर है
जिसमें पानी पड़ता है तो ये और मजबूत होता है, दूसरे सारे फाइबर पानी पड़ता है तो ये कमजोर होते हैं। तो जब हम और आगे बढ़ते हैं, सर्कुलेट करते हैं चीजों को, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में कालीन का एक बड़ा बाजार है। उस बड़े बाजार में सबसे एक्सपेंसिव कालीन वो होते हैं जो हेम्प से बने होते हैं। ऊन तो लगता ही है उनमें, पर बेस जो है वो हेम्प का। इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, अवेलेबल नहीं। हम आगे बढ़ेंगे तो फ्यूल्स पे बात हो गई, मेडिसिन आपको मालूम है, इंडस्ट्रियल उपयोग इसके भयंकर। मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या रीज़न था कि सरकार को बंद करना पड़ गया? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है पर फिर भी बोलना जरूरी है। भांग जो है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो अमेरिका ने मैक्सिको से, अफ्रीका से और अन्य देशों से लोग बुलाए काम करने के लिए, जो कारखानों में काम। ये वो दौर था जब गांव से, कस्बों से निकल के नए शहर बन रहे 1900 का दौर था। थे 1900। तो कुछ लोग इस पौधे को ले आए साथ, उनने अलग लगे, वो पौधा लग गया। इसके जो बड होते हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं, उसमें खास तरह का एक खाई होता है। वो उस खाई की खासियत ये है कि वो प्रेम बढ़ाता है। इसको पीने के बाद, खाने के बाद आप झगड़ा नहीं कर सकते, आप रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते, आप किलिंग नहीं कर सकते, आप जिससे भी बात करोगे प्रेम से बात करोगे, खुश रहोगे, हैप्पीनेस इंडस्ट बात। तो इसमें और मान लीजिए शराब में या दूसरी चीज़ों में, अफीम में क्या फ़र्क होता है? इसके बाद बताते हैं। तो जब वो लोग वहां से आए तो उनने इसको पीना शुरू किया, और उसी समय अमेरिका में सिगरेट की का मार्केट डेवलप हो रहा था। सिगरेट का जो मार्केट डेवलप हो रहा था वो महिलाओं के लिए था, उसमें इनने महिलाओं को भी पिलाना शुरू किया। उन महिलाओं ने ब्लैक्स से शादी कर ली। तो पहले तो दो चार पांच थी तो ठीक थी, जब ये बल्कना होने लगा तो व्हाइट सुप्रीमेसी जो है वो चैलेंज हुई। वो जब चैलेंज हुई तो 1938 में दुनिया का पहला देश था अमेरिका जिसने हेम्प को बैन बैन कर दिया। विजया बैन। उस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे उनने छोड़ के यूरोप ट्रांसफर हो गए, तो अमेरिका ने यूरोप में भी मत करा दिया। फिर वो लोग वहां से निकले और निकल के यहाँ आए। तो जब वो यहाँ आने लगे तो यहाँ तो चल रहा था, तो अमेरिका को लगा ये तो प्रॉब्लम हो रही है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन खराब हो रहा है इस पौधे के कारण, हमारी कमाई कम हो रही है इस पौधे के कारण। तो अमेरिका ने उसको भी बंद कराने की कोशिश की। इस दौरान जो एलोपैथी आ रही थी, एलोपैथी की जरूरत ज्यादा महसूस नहीं हो रही। पुरानी रिसर्च थी अंग्रेजों के समय की, जिसमें एक है 1893 की इंडियन हेम्प कमीशन की रिपोर्ट। वो कहती है कि इसको खाने के बाद, ये इंडियन पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन जो है उस दौर की सबसे ताकतवर दवाई थी। मतलब लोग ये भी कहते हैं कि पेनिसिलिन नहीं होता तो मालूम नहीं क्या होता। पेनिसिलिन दवा के मामले में सबसे बेहतर, उसको ये कहते थे कि ये इंडियन पेनिसिलिन। इनके कारण उनकी शराब नहीं बिकती थी, इनके कारण इनकी दवाई नहीं बिकती दवाई थी। नहीं बिकती थी। अब तो खैर वो स्थिति नहीं है क्योंकि शराब का शौक लोगों को लग गया है, तो अब कन्वर्ट होना मुश्किल है। पर उस समय तो शराब पहली चीज थी, आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसका टेस्ट भी ठीक थे, नशा भी लोगों को पसंद नहीं आता। तो इसके लिए अंग्रेजों ने इसको टैक्स दिया, इस पर टैक्स लगा, वहां से सिस्टम स्टार्ट हुआ। बंद करने के पीछे यही एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का और शराब का इसका कारण। हम्पी कल्चर भी यहीं से आया था, इसका क्या?
हिप्पी हिप्पी कल्चर, कल्चर। हिप्पी कल्चर एक्चुअली हुआ क्या कि जब अमेरिका ने वहां बंद कर दिया तो 61 में तो लगभग पूरी दुनिया में बंद हो गया। भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, ये 2-3 जगह बची। तो जो लोगों को ये पसंद आता था, जिन लोगों को इसके थेरापेटिक यूज मालूम थे, जिनको मालूम था कि ये क्या करता है, जो हिंदू सनातन व्यवस्था में विश्वास करते थे, उनको गहरी आस्था थी, उनने रुद्राक्ष की माला पहनी और वो इंडिया के रहने लगे। तो ये आते थे, जाते थे, ट्रैवल चले। तो उस समय देश की इकोनॉमी जो थी वो क्लोज इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन वाला नहीं था। तो जो वो पैसा लेके आते थे डॉलर, वो यहाँ रुपए में कन्वर्ट होते, उस पैसे से हम पेट्रोल खरीदते, बाकी सारी चीजें हमारे देश में मिलती। पेट्रोल भर बाहर से आता था, सिर्फ 1985 में जब इसको बंद किया तो अगले 4 साल वो पैसा खत्म हो गया जो रिजर्व था। तो 89 में चंद्रशेखर ने देश का गोल्ड गिरवी रख के पैसा लाया। तो हिप्पी कल्चर का इस पौधे के लिए बड़ा योगदान है, इस पौधे का बड़ा योगदान था, और इस पौधे के चलते देश की अर्थव्यवस्था बनी अच्छी। ये है कल्चर। अगर आपको याद हो तो बहुत सारी फिल्मों में गाने, दम मारू दम, अगस्त, वो वहीं से आए। इस हिप्पियों का जो वो निशान था, आपने देखा इसका 20 से वो इस भांग की। इसके बाद इंडिया में बंद क्यों किया गया, या उसके बाद जैसे ही बंद हुआ उसके बाद एक्ट की बात की गई? एक्चुअली 1961 के बाद से हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं कि भांग के पौधे को छोड़ दें। राजीव गांधी पायलट थे, उनको ना राजनीति मालूम ना कुछ मालूम, वो तो राजनीति करना भी नहीं चाहते। तो जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो सबसे पहली विजिट उन्होंने यूएस की, और यूएस गए तो रोनाल्ड रीगन से मिले। रोनाल्ड रीगन ने राजीव गांधी को चाबी दी कि इस पे अभी तक नियम क्यों नहीं बना, 61 से चल रहा बना। तो बोले संभव नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम है। तो वो हम नहीं जानते, वी हैव टू डू। कैसे करोगे वो आते मतलब। फिर राजीव गांधी लौट के आए। लौट के आने के बाद 1 महीने के अंदर वो बिल ड्राफ्ट हुआ। उस बिल पे सदन में चर्चा नहीं हुई। उस बिल को मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में आज तक बने सारे बिल में सबसे जल्द, आपको अगर याद हो तो 85 में 403 या 404 सांसद जीते थे, और पंजाब में चुनाव नहीं हुआ। पंजाब में चुनाव हुआ तो फिर कुछ सांसद जीते, शायद टोटल टैली शायद 200 417 की हो गई। ये टैली तब और बढ़ गई जब तेलुगुदेशम पार्टी इनके समर्थन में थी और चुनाव से थे। करीब करीब 440, 430, 40, 50 के आसपास इनकी स्ट्रेंथ होगी, और शायद 447 है काउंट। इतने सांसद होने के बाद भी राजीव गांधी ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। गुलाम नबी आजाद उस समय चीफ विप थे, उनको कह के विप लगा, और ये एक्ट ये संसद की भावनाओं का भी उल्लंघन करता है, संविधान की भावनाओं का भी उल्लंघन, और देश की सार्वभौमिकता जो उसको चैलेंज करता। कैसे? ये तीनों चीजें आपको बताता हूं। हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 25 में, किसी भी पूजा पद्धति में सरकार या संसद
हमारे वेद में 5 पवित्र पौधों में एक विष्णु पुराण, शिव पुराण में जन्म। पूजा पद्धति में हजारों साल की पूजा है। आज भी आप काशी विश्वनाथ चले जाओ, आप महाकाल चले जाओ, महाकाल में तो रोज सवेरे भांग से श्रृंगार होता है, भांग का लेप करके उनकी मूंछ है वो सब बनाई जाती है। ये हमारी परंपरा है, इसको तो कर ही नहीं सकता था। राजीव गांधी ने किया। सवर्णति की बात करते हैं कि एक यूएस प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री को ना और बोलता है कि लॉ लगाओ, कानून बनाओ, तो डर के मारे कानून बनाता और स्वीकार यूएस क्यों चाहता था? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो चीजें चल रही थी, शराब से चल रही थी, जो दवाई का जो मार्केट है, फार्मा का, ये क्रैश होता है। आयुर्वेद की दवाई है, आयुर्वेद खत्म नहीं होगा तो आयुर्वेद कैसे होगा? तो आप 1950 से इधर देखो, अंधविश्वास उन्मूलन एक्ट, जो एडवर्टाइजिंग एक्ट, जिसमें भी बाबा रामदेव को झाड़ पड़ी है, आप इन सारे एक्टों को उठा के देख लो और एलोपैथी के नियम उठा के देख लो, एकदम अपोजिट है। इनको सप्रेस किया जा रहा है, इनको बढ़ाया जा रहा है। तो ये जो माइंडसेट था, जिसको कोलोनियल माइंडसेट, ये वो था। और हम मानसिक गुलाम हो गए, शारीरिक गुलाम नहीं थे पर मानसिक गुलाम तो हम आज भी बहुत सारी जगहों पे हैं। तो राजीव गांधी ने उसका भी सम्मान नहीं दिया। फिर संसद की एक मर्यादा होती है कि बहस होती, फिर निर्णय, उस मर्यादा को भी तोड़ दिया। तो राजीव गांधी ने तीनों मोर्चे को, देश को, सनातन धर्म को, सनातन धर्म की पूजा पद्धति को, हमारे आयुर्वेद को, हमारे पर्यावरण को, हमारे वेदों में लिखी बातों को, सबको न सिर्फ डिनाई किया बल्कि क्रैश किया, खराब किया, तोड़ा। एक और चीज़ आती है कि इसके बाद पॉलिसी क्यों नहीं बन पाई या कोशिश क्यों नहीं की कभी किस पे काम किया जाए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1985 में जब ये बना तो ध्यान बहुत कॉमन थी। मैं प्रश्न करता हूं अपने सारे दर्शकों, आप अपने दादाजी, पिताजी या ग्रेट ग्रैंडफादर, जिस भी एज ग्रुप के आप हो, आप मिलेनियल हो या आप जनजी हो या आप अल्फा हो, एक्स हो, जिस भी जनरेशन के हो, आप अगर बिल्कुल नई जनरेशन है 2012 वाली, तो वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को देखें। अगर इसके तरफ पहले के जेनजी हैं तो ग्रैंडफादर को देखें, और अगर एक्स हैं, मिलेनियल हैं, तो वो और ऊपर के देखें। और उस समय अपने घर वालों से पूछें कि जब भांग लीगल थी, आसानी से मिलती थी, सब जगह उपलब्ध थी, तो क्या आपके घर में कोई भांग खा के पागल होकर घूमता दिखा? कोई था? आपके पड़ोस में ऐसा कोई आदमी था जो भांग खा के मर गया? या आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति था जो भांग खा के अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा करता था? या आपको ऐसा कोई आदमी मिला जिस आदमी ने भांग खा कर रैश ड्राइविंग की और एक्सीडेंट कर दिया? या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जिसने भांग खरीदने के लिए अपने घर के बर्तन बेचे? अगर नहीं बेचे तो आप विचार करिए कि भांग को बुरा क्यों कहा। दूसरा प्रश्न, अगर 1985 के पहले वेद के अनुसार ये पवित्र पौधा था, तो एक रात में ऐसा क्या हो गया कि इसको डेविल बना दिया गया, दैत्य बना दिया गया? और राजीव गांधी जी क्यों? इसके पहले के लोग क्यों नहीं? ये तो 1961 से चल रहा था, 25 साल क्यों बैठे रहे? क्या दिक्कत है? तो ये विषय ऐसे हैं जिन विषयों पे चिंतन जरूरी है।
और 1985 के बाद पीआईबी, जो सरकार का डिपार्टमेंट होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के अंदर होता है, जो अखबारों को सूचनाएं देता है और अखबारों को गाइडलाइन देता है कि क्या छापना है, कितना छापना, कैसे छापना। आजकल तो फिर भी फ्री है, उस समय तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। उस समय के आपको सर्कुलर्स मिल जाएंगे जिसमें ये कहा जाता था कि भांग को ऐसे प्रमोट करो, जो बुराइयां शराब की हैं वो बुराइयां भांग में चिपका दें। आयुर्वेद को बदनाम करो, एलोपैथ को वो करो, तो आपको लंबा एक इतिहास मिलेगा। और ये सिर्फ यही नहीं है, ये डालडा के साथ है, ये पाम ऑयल के साथ है, ये और चीजों के साथ है। जिन चीजों से अंग्रेजों को, गोरों को, अमेरिका को फायदा है, उन चीजों को वो प्रमोट भारत सरकार से कराते थे। जिनसे नुकसान है उन चीजों को भारत सरकार से बंद कराते थे। ये आपने देखा होगा, जंगल का एक कानून आया था, दोने पत्तल नहीं बनाने के पेड़, सस्टेनेबल प्लेट्स होती है, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई? व्हाट द रीजन? इसलिए नहीं बनेगी, पर्यावरण खराब। उस समय जितने पेड़ थे और आज जितने पेड़ हैं आप काउंट कर लो, आपको अंदर समझ में जाएगा क्यों किया गया। तो ये एक दो चीजें नहीं, इस तरह की सीरीज है जिसमें हम घंटों चर्चा कर सकते हैं, यानी कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमको बर्बाद। भांग उस षड्यंत्र का एक हिस्सा थी। भांग बंद करने से खरबों डॉलर कमाया है। और आपको एक बात बता दें, हमने 1985 में बैन किया, अमेरिका 1972 से इस पे काम कर रहा है। 1972 में एक इजरायली साइंटिस्ट, उनने भांग के अंदर एक तत्व खोजा जिसका नाम उन्होंने दिया आनंदामाइड। ये वो संस्कृत के आनंद शब्द से आया है, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात है। इनको अमेरिका सरकार गांजा, भांग, चरस तीनों चीजें उपलब्ध कराती थी रिसर्च में। इनने कई सालों तक कई किलो गांजा और चरस सरकार से ली। अमेरिका में एक नियम था कि आपको उसके लिए कुछ सबमिट करना। इस बंदे ने कई साल तक नहीं की, एक दिन इंक्वायरी बैठे, ये अमेरिका छोड़ के इसराइल आ गया, फिर इसराइल छोड़ के नहीं गया। इतना काम किया है इस आदमी ने, क्या आप सोच भी नहीं सकते। 2002 में अमेरिका ने अपने यहाँ रिसर्च के लिए परमिशन दी। 2018 में फार्म बिल लेके आए। उस फार्म बिल में इनने स्टेट को पावर दे दिया, जैसे अपने यहाँ स्टेट को पावर है वैसे स्टेट को पावर दे दिया, आपको जो करना होगा। अमेरिका में आज भी फेडरल गवर्नमेंट भांग को अप्रूव नहीं करती, स्टेट करता है। तो जब स्टेट करता तो स्टेट ने काम चालू किया। आज 40 के आसपास स्टेट में लीगल है। और वेस्टर्न कंट्रीज में वो एयरपोर्ट वाला क्या किस्सा है? वो बताता हूँ, बहुत मजेदार है। आज वेस्ट में $70 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल कैनबिस का मार्केट है। रिक्रिएशनल अलग है, इंडस्ट्रियल अलग है। इंडस्ट्रियल में जो किंग है, मेडिसिनल में तो अमेरिका के ही, इंडस्ट्रियल में जो किंग है वो है चाइना। वर्ल्ड का 75% हेम्प से बना हुआ सामान चाइना भेजता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ बहुत महंगी BMW, मर्सिडीज, इन कारों में डैशबोर्ड और सीट कवर्स हेम्प के लगे, विजया के लगे। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम है। अब आपने पूछा हुआ एयरपोर्ट, बड़ा मजेदार किस्सा। एयरपोर्ट फेडरल के अंतर्गत आता है। अगर एयरपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है और आप स्टेट में थे, स्टेट से आप ऐसे स्टेट में जा रहे हो जिस स्टेट में भांग लीगल है और जिसमें आप
खड़े हो उसमें भी लीगल है। आपने एक पुड़िया जेब में डाली और एयरपोर्ट में घुस गए तो आप जेल जाओगे, पर स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब एयरपोर्ट के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयरपोर्ट के बाहर आप खड़े होके पियो, खाओ, नहाओ, सब ठीक। और जहां आप जा रहे हो वहां भी लीगल है। बीच में आप सिर्फ हवाई जहाज में उड़ो गई तो और वो आपके बैग में रखा है, वो अंदर कंपार्टमेंट में, वो लगेज के उसमें, फिर भी आप जेल जाओ। तो बहुत सारी चीजें। थोड़ा सा एक ऐसी बात बोलता हूं आपसे जो मैं बोलना चाहता हूं, और मैं ये बोलना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप से, मैं ये बोलना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी से, और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये भाई साहब, हिटलर ने जितने लोग गैस चैम्बर में युद्ध में मारे उससे ज्यादा लोग आपने भांग को ये नियम बना के लोगों को मारा है। हमारे देश में तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। सिंगापुर में 8 महीने में एक आदमी को कैपिटल पनिशमेंट दिया, मौत की सजा हुई। आपने इतने लोगों की जवानी बर्बाद की कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, भांग के पौधे से आप अब्राहमिक रिलीजन जितने भी अब्राहमिक उनको प्रॉब्लम है, एलोपैथी को प्रॉब्लम है। एलोपैथी के बीच 40-50, 1940, 1950, 1960 के आसपास के जो रिसर्च पेपर आपको जो भी चीजें आपको हर जगह एलोपैथी डिनाई करती है। एलोपैथी कहती है कि आप भांग हैम बुरी चीज। आज एलोपैथी से पेटेंट लेने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि पैसा दिखता है। उस समय पैसा सिंथेटिक ड्रग्स में दिख रहा था, आज नॉर्मल ड्रग्स में दिख रहा है। आपको जानकारी में है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं। जो दवाएं हम खाते हैं एलोपैथी, उसकी एपीआई किससे बनती है? केमिकल्स से। और केमिकल्स किससे आते हैं? पेट्रोकेम। पेट्रोकेम। तो हम जितनी दवाइयां खा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम दवाइयां हम पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट खा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आयुर्वेद की जितनी दवाइयां ये जैविक है, वो मरी हुई चीज है, ये जिंदा चीज। ये फर्क है, इसलिए इसको तोड़ा गया, इसलिए इसको बर्बाद किया। आज की डेट में अमेरिका, यूरोप क्यों लीगल कर रहा भाई? जब आपने बंद किया था, कौन सी ऐसी रिसर्च है? हम 5000 साल से बोल रहे हैं, 5000 साल हमारे शास्त्रों में लिखा है 191 तरह की दवाई आयुष की आयुर्वेद के फार्माकोपिया आयुष मंत्रालय परमिट करता है, उनको शास्त्रोक्त औषधि कहते हैं। उनको आपने डिनाई कर उस पर। कैसी हमारी सरकार थी कि उसने प्रोटेस्ट भी नहीं किया? क्या कर रहे थे नेहरू जी, क्या कर रही थी इंदिरा जी, क्या कर रहे थे राजीव गांधी, क्या कर रहे थे भाई? आज भी सरकार क्या कर रही है? आज सरकार डरती है। अगर हमने भांग को लीगल कर दिया या हमने रेगुलेट कर दिया, लीगल तो खैर नहीं होगी, कभी नहीं होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। जैसे शराब रेगुलेट, जैसे अफीम रेगुलेट, वैसे रेगुलेट होना चाहिए। तो अगर सरकार क्यों नहीं कर पाती? रीजन है जो पीआईबी ने पुराना झूठ फैलाया है और जो हमारे दिमागों में भरा है, उस झूठ के को डिनाई करने की हिम्मत नहीं है लोगों की। जो रिसर्चर्स हैं उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो बोल दें। क्यों? मानसिक गुलामी। यही है मानसिक गुलामी। इसी मानसिक गुलामी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से, लाल किले से बोला था कि इनको मानसिक गुलामी छोड़ना चाहिए। इस तरह की मानसिक गुलामी
हमको, आपको याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है। डालडे का डब्बा राशन में आता था और सरकार बोलती थी देसी घी और इसमें कोई अंतर नहीं। आज सब कोलेस्ट्रॉल लेके बैठे। शक्कर, मैं बोलता हूं दुनिया की जो सबसे ज्यादा एडिक्टिव चीजें हैं ना, उनमें से टॉप 10 में भी नहीं, टॉप 3 और 4 में शक्कर है, हम्म। नमक है। इसकी ह्यूमन बॉडी को जरूरत नहीं है, जो चीजें हम खाते हैं उससे मिल जाती है और प्रॉपर मिल जाती है। शक्कर खाने से डायबिटीज होती है, दुनिया जानती है। और जब पिता को होती है तो बेटे में ट्रांसफर होती है, ये भी दुनिया जानती है कि ये हेरिडिटी है। मतलब शक्कर आपके डीएनए को डैमेज कर रही है, अस्वस्थ कर रही है, आपको नहीं, आपके डीएनए को, क्योंकि वो आपके बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। उस पर यूएन और भारत सरकार सब्सिडी देती है। क्या है, क्यों है, कभी सोचा आपने? मतलब बीमार किए जाते हैं हाँ बिल्कुल। ताकि ताकि दवाई बिक सके। भाई आप एक बात बताओ, आपको ऐसे दवाइयों का विज्ञापन दिखते हैं ना कि ये इस बीमारी को ठीक करती है, एलोपैथ के दिखते हैं, दिखते हैं। आयुर्वेद में एक दवाई के बारे में आप विज्ञापन लगा के दिखा दो, नहीं मिले। क्यों? बाबा रामदेव ने किया था, जेल ने टांग दिया, जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने टांग दिया। क्यों? आपके नियम और कानून ऐसे बना दिए गए हैं कि आप अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी व्यवस्थाओं पे चल नहीं सकते। आप जानते हो कि ये सही है, पर यू कांट डू। तो विषय ऐसे हैं कि हमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। भांग बोलने ही लोगों को बुरा लगता है, कच्चा नशा, सूखा नशा, ये नशा वो नशा। भैया ऐसा कौन सा नशा जिस नशे को छुड़ाने के लिए पूरी दुनिया में एक भी डी एडिक्शन सेंटर नहीं खुला, एक भी। और यूएन ने कानून बना के उसको बैन किया, उसको सिंथेटिक ड्रग में डाला। जिस शेड्यूल में वो है वो सिंथेटिक ड्रग का शेड्यूल है। ये पौधा है कि सिंथेटिक है, क्या है ये? फिर आप इसको सिंथेटिक ड्रग में कैसे डाल रहे? कोई लॉजिक है? नहीं है। आज आप और हम बैठे हैं, पॉडकास्ट हो रहा है, इंटरनेट पे जा रहा है, तो हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। तो तानाशाही चलती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई हमारा देश, हमारा आयुर्वेद, हमारे शास्त्र, और दादागिरी चल रही है रोनाल्ड रीगन पर। और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम सार्वभौमिक स्वतंत्र देश, किसी से नहीं करते। कहां की स्वतंत्र, कहां की सार्वभौमिक, कहां की सॉवरेनिटी दिखती है आपको? अभी एक जो प्लांट में बात करते हैं ये लोग कि .3 वाली बात करते हैं कि लाइसेंस मिलना चाहिए तो इंडस्ट्री वाला मिलना चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि मेडिसिनल कौन सा होता है या फिर इंडस्ट्रियल कौन सा होता है, वो क्या फ़र्क होता है? अंग्रेजों ने अपनी कुछ यूनिवर्सिटीज को बड़ा नाम दे दिया। वो यूनिवर्सिटी, वो वैज्ञानिक लोग रिसर्च पेपर लिखते हैं, और उन यूनिवर्सिटीज को जो फंडिंग देती हैं वो देती हैं फार्मा कंपनीज या बड़ी कंपनी। उनमें भांग के पौधे का वर्गीकरण, ये बोलते हैं भांग 3 तरह की, कैनबिस सटिवा एल, कैनबिस इंडिका और रुद्रालिस। अब आप समझिएगा कि कैनबिस सटिवा की जो इनने स्पेसिफिकेशन बताया, वो स्पेसिफिकेशन है कि एक पौधा होता है जो लंबा होता है, 10 फीट 12 फीट, एक डंडी होती है उससे, और
नशा नहीं होता या बहुत कम होता। उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस पे ही होता। तो दूसरा पौधा है कैनबिस इंडिका, जो बुशी प्लांट होता है झाड़ झंकार के समय, और उसमें तेज नशा होता है, वो मेडिसिनल है। और तीसरा है रुद्रालिस, इसको कहते हैं, ये ना कैनबिस है ना ये इंडिका है ना सटीवा है, छोटा पौधा है और इसमें कुछ नहीं होता। ना ये इंडस्ट्री में काम आता, ना ये नशे में काम आता, ना ये न्यूट्रिशन उसमें काम आता, ना दवाई में काम आता, किसी चीज में काम आता। तो बेसिक बचे दो। हमको ये कहानी सुनाई किसी बड़े साइंटिस्ट ने कि भाई साहब ये वैरायटीज होती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं। तो मैंने पूछा, मैंने जो हिमाचल में भांग होती है, जो उत्तराखंड में भांग होती है, वो कौन सी? बोले सटीवा है। तो सटीवा एल है तो उसमें नशा नहीं होना चाहिए। इसमें तो बहुत नशा है, इससे दवाई बनती है? बोले हाँ बनती है। बोले सटीवा से तो सिर्फ इंडस्ट्रियल काम होता है, दवाई के लिए तो मना करते हैं अंग्रेज। यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। सोचो, हमारे यहाँ की जो भांग है, ना ये सटीवा है ना ये इंडिका है, ये विजया है। ये विजया वो विजया है जो मूल रूप से भगवान शंकर के समय से चली आ रही है। इसको ना आप सटीवा कह सकते हो ना इंडिका कह सकते हो, ये विजया है। अब इस तरीके से वो प्लान करते हैं, उनकी प्लानिंग बड़ी है। उनकी प्लानिंग ऐसी है, वो आए उत्तराखंड, उत्तराखंड आए, बोले कि हमको इंडस्ट्रियल हेड पे काम करना। हमने भी लाइसेंस ले लिया, जानकारी। जब बोने जाने लगे तो पता चला कि वो खास तरह का बीज चाहिए, विदेश से आता। वो बीज लाने की व्यवस्था नहीं। पता किया, क्या पता चलता है? भांग का पौधा परागण करता है। पहाड़ों में ये परागण बहुत लंबा होता है, क्योंकि कहीं ऊपर लगा है, कहीं नीचे लगा है, बहुत लंबा जाता है। हवाएं भी तेज होती है, मधुमक्खियां भी हैं, और भी जानो चीजें। परागण अगर औद्योगिक भांग से औषधीय भाग का परागण करा और कमर्शियली औषधीय भांग आप उगाओगे, तो कमर्शियल अगर आप औद्योगिक भांग उगाओगे तो सारी जो आपकी मेडिसिन औषधीय वाली। भांग है वो क्रॉस पॉलिनेट हो जाएगी। 7 पीढ़ी में, ये शास्त्र भी कहते हैं, ये सब जानते हैं, डीएनए पूरा बदल जाता है। और भांग साल में 2 बार पैदा होती है, मतलब 3.5 साल में हिमाचल की भांग उत्तराखंड की बिना औषधि गुण वाली हो जाएगी, बिना नशे की हो जाएगी, किसी काम की नहीं बचेगी। और जब किसी काम की नहीं बचेगी और आपके यहां लाइसेंसेस रहें, तो फिर वो बीज बेचेंगे। और उस बीज की कॉस्ट क्या है मालूम है? $1 की 4 सीड। 1 एकड़ में बीज लगाने के लिए पहाड़ी आदमी को घर भांग बेचना पड़ेगा। ये ट्रैप रहते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, नेताओं को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? उनका ये फील्ड नहीं है। अधिकारी जो हैं वो समझाना नहीं चाहते, यार छोड़ो ना, जब हो जाए काम निपटे अपने 5 बजे, 10 से 5 की नौकरी निपटे कर जाए। तो इसका हमने विरोध किया, उत्तराखंड सरकार से विरोध किया, सीएम साहब से विरोध किया। एक मीट हुई थी, हैंड मीट, उसमें तो हमने बोला 10 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद फिर मीटिंग हुई नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी पॉलिसी गलत बना रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम पहाड़ों के ऊपर ग्रीन हाउसेज लगाएंगे, कंट्रोल एनवायरनमेंट में करेंगे। भैया कहाँ से लाओगे? स्टेप फार्मिंग होती है, कहाँ से लाओगे वो हरे छत्ते? और हवा में बह जाएंगे वो। और क्या भांग का पराग को वो रोक लेंगे? इतनी जगह नहीं होती क्या ग्लास का डोर बनाओगे? क्या करूं? तो जब ये प्रश्न किए तो नाराज हो गए। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। 1 पैसे का उत्तराखंड में धंधा नहीं कर पाए। 2 लाइसेंसेस थे हमारे पास, एक हमने वापस कर दिया साल भर पहले, और एक हम अभी वापस करने वाले। कारण
आप ये काम अगर करोगे, हमारे हिसाब से करोगे, 0.3 से करोगे, उत्तराखंड भाग में जाए, जनता भूखी मर जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है वो पैसे कमाए, हमारा नाम हो, इतना काफी है। तो ये एक मानसिकता है, और ये मानसिकता जो है वो नेताओं को समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि उनका फील नहीं है। अधिकारी अपने हिसाब से चलाते हैं, वही उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड में जब ये पॉलिसी बनी थी तब से लेके अगर अभी तक काम हुआ होता तो आज उत्तराखंड में भांग से कम 7 से 8 हजार करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ भांग का, रेवेन्यू नहीं, वो टोटल प्रोडक्शन। शराब से जितना पैसा आता उससे ज्यादा भांग से आता, पर करना नहीं, डर लगता है। क्यों डर लगता है? वो कांग्रेस की सरकार ने जो नियम बना दिए, जो एडवर्टाइज कर दिया, जो चीजें अखबारों में छप गई और लोगों के दिमाग में घुस गई, उनको बदलेंगे तो वोट पे संकट आ जाएगा। इसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, क्या लगता है कि क्या देखो भैया, कैसे मैं एक, हाँ, कर्ज मुक्त किया जा सकता है, इसको हिमाचल को, ऐसा क्या किया जा सकता ये आपने बिल्कुल बताते, हिमाचल की जो लोकल वैरायटी वर्ल्ड फेमस है, इससे अच्छी वैरायटी नहीं। इसी वैरायटी को आप उगाने की अनुमति दो। और अगर आपको लगता है नशा फैलेगा तो मेरे 2-3 प्रश्न हैं, एक्सट्रीम भी हैं और बिल्कुल छोटे। एक्सट्रीम ये है कि भांग अगर नशा है तो पिछले 40 सालों में भांग खा के कितने लोगों ने एक्सीडेंट किए, कितने लोगों ने हत्याएं की, कितने लोगों ने गलत काम किए, कितने लोग लीवर से, इससे उससे, भांग की ओवरडोज से मरे या भांग खाने के दुष्परिणामों से मरे। डेटा निकालें, फिर आप शराब से निकालें, फिर आप शक्कर से निकालें। है? शक्कर सबसे ऊपर है। ठीक है, शक्कर ऊपर है, नीचे है, विषय नहीं है। विषय ये है, निकालो, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा नुकसानदेह, कौन ज्यादा फायदेमंद, किसमें औषधि गुण है, शक्कर में है, शराब में है, भांग में, किसमें, भांग में। किससे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, शक्कर से, शराब से, भांग से। कौन सा ऐसा पौधा है या कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम सर्कुलर इकोनॉमी बना सकते हैं? कौन सी ऐसी फसल है जो हिमाचल में उगती है? भाई मैं सेब की बात नहीं कर रहा, मेरे को नहीं मालूम सेब कब लगा लेते, है ना? नहीं तो कोई आदमी बोलने लगे कि नहीं सेब में ज्यादा कमाई, मेरे को नहीं मालूम सेब का क्या है। पर सेब के अलावा कोई दूसरी फसल इतनी प्रॉफिटेबल अगर आप दिखा दोगे तो मैं मानूंगा। दिक्कत मानसिक गुलामी की है। अब आपका प्रश्न था कि हिमाचल में क्या हो सकता है अगर अफीम की पॉलिसी से, अगर शराब की पॉलिसी, 2 पॉलिसी आपके, एक शराब की है और एक अफीम की। अफीम की सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में होती है। आप मध्य प्रदेश घूम आओ, आपको अफीम की एक दाना नहीं मिलेगा, एक भी आदमी अफीम से एडिक्टेड नहीं मिलेगा, जबकि वही होती है। ऐसी क्या वजह है कि जहाँ होती है वहाँ? नियम ऐसे हैं। क्या है नियम? कैसे है? जैसे मान लीजिए 100 बाई 100 स्क्वायर फीट का आपको छूट, इस पे सरकार ने एक नियम बना दिया कि इसमें 1 किलो होगी, मान लो, तो वो बोलते हैं कि 1 किलो आपको देना ही है चाहे कहीं से दो। अगर आपने आधा किलो दी तो आपका अगले बार से पैसा नहीं मिलेगा। उलझ गया आदमी, आदमी उलझ गया, तो वो उसको 1 किलो हुआ नहीं, ज्यादा होगी तो सरकार ले लेगी
कम होगी तो लाइसेंस कैंसिल कर दी। तो ज्यादा आप बाहर बेच नहीं सकते, और कम होगी तो बाहर से खरीद के दोगे। तो अवैध जो काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनको जब उनके पास कोई आदमी आता, भैया आधा किलो दे दो, ये तो लाइसेंस चला कम जाएगा, हो गई थी। तो वो डबल रेट पे देते हैं उसको, फंसे हो। तो अवैध बंद नहीं हो सकता, अवैध बंद करने का बिल्कुल अलग सिस्टम है। पर अगर इसी भांग को आप आयुर्वेद के लिए, दवाइयों के लिए, कपड़े के लिए, कपड़े में तो नशा नहीं होता ना, डंडी में, बीज में तो नशा नहीं होता ना, पत्ते भर में होता है, पत्ते आयुर्वेद को दे दो, आप उगाओ। आपको लगता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगा दो, आपको लगता है कैमरे लगा दो खेत में, आपको लगता है बहुत सारे मॉनिटरिंग के सिस्टम है वो कर दो, आपको लगता है तो आप ये मन बना दो कि भैया जब तक फेंसिंग नहीं होगी 8 फीट हाइट की तब तक हम लाइसेंस नहीं देंगे। गुड एंड बढ़िया। अब ये तो बात हो गई कि भांग को रेगुलेट करना। पॉलिसीज किसानों के ओरिएंटेड रहे, किसान काम करें, कोऑपरेटिव के ओरिएंटेड रहे, काम करें, तो बहुत अच्छा हो जाए। अब इसको जब हम और अच्छे से करते हैं, विचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमको ये समझ में आता है महिलाओं की कोऑपरेटिव सोसाइटी, महिलाएं नशा विरोधी होती है, पूर्व सैनिकों की कोऑपरेटिव सोसाइटी नशा विरोधी, मतलब पूर्व सैनिक तो ईमानदार होते ही, आप कर सकते हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में इतना पैसा है, आप लोन दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब इसका पैसा गांव में आए तो गांव समृद्ध होंगे, सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी, गांव का आदमी कोई चीज खरीदेगा, कोई चीज खाएगा, कोई चीज उपयोग करेगा, तो उसका जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा। अगर विदेशी आदमी आएगा या कहीं और का आदमी आएगा तो वो जो यहां से कमाएगा उसको लेके अपने यहाँ जाएगा, आपके यहाँ तो खर्च नहीं करेगा ना, तो उसका जीएसटी आपको नहीं मिलेगा। तो सरकार के लिए बेनिफिशियल है। अब रह गया कि कितना जनरेशन हो सकता है कैसे। तो 3 साल में जो मेरा अपना अनुभव है, जो मैंने अपनी समझ है, मैं बड़ा कंजर्वेटिव टाइप का विचार रखता हूँ। 3 साल में मिनिमम 2,500 करोड़ का, 3,000 करोड़ के आसपास मामला था। अगले 3 साल इतना जनरेशन हो गया। अब इससे आप अपना कर्जा चुका सकते हो या नहीं चुका सकते, वो सरकार देखी। और टैक्सेशन तो ठीक है, सबसे बड़ी समस्या है कि शुद्ध और साफ भांग आयुर्वेद को नहीं मिल रही। आयुर्वेद की जो भांग है वो जंगल से कट के आती है, उसके साथ हाथी की लीद भी आती है, उसके साथ वो आपके जगुआ की पॉटी भी होती है, उसके साथ लेंटाना भी होती है, उसके साथ गाजर घास भी होती है, उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, और वो सारी अशुद्धियां दवाई में मिल जाती हैं, तो उससे आयुर्वेद खराब हो रहा है। तो विषय ये है कि सरकार को ये करना चाहिए कि ऑर्गेनिक वे में भांग उगेगी और वो उसकी पत्तियां सरकार कलेक्ट करके उनको देगी, जो कंपनी वाले, मामला खत्म। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ये चीज़ लीगल है, कहाँ कहाँ इस पे काम हो रहा है? करीब करीब पूरा यूरोप लीगल है, अफ्रीका का बहुत हिस्सा लीगल है, कनाडा लीगल है, थाईलैंड लीगल है, नजदीक में थाईलैंड है, पाकिस्तान ने लीगल कर दिया, शायद नेपाल भी करने का कुछ चल रहा है। पर जिनने इसको बैन कराया था उन सब ने न सिर्फ इसको लीगल किया है, बल्कि उससे हजारों, उससे बिलियंस डॉलर का मार्केट जनरेट किया है। आपको एक बात और कहना चाहेंगे हिमाचल सरकार से, अगर सुक्खू जी सुन पाए तो, आप किसी भी चीज में सब्सिडी दे दो, किसी भी चीज में आप कुछ भी कर दो, चाहे आप सेब की अच्छी पॉलिसी बना लो, चाहे आपको जो और भी चीज,
सब जगह सैचुरेशन है, 5% 10% से ऊपर आप ग्रोथ नहीं पा सकते। ये ब्लू ओशन प्लांट है, इस पे काम ही नहीं हुआ है। 1 रुपए भी आएगा तो भी आपकी ट्रेजरी में जुड़ेगा, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, आपकी जीडीपी बढ़ेगी और बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि पूरा खाली है, ग्रोथ के चांसेस बहुत है। आप यहां बद्दी खाली पड़ रहा, पूरा बद्दी खाली पड़ रहा, क्या कर रहे हैं लोग? छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में प्लांट लगा रहे हैं, क्यों? सब्सिडी नहीं है। तो ये वही लोग हैं जिनको आपने लाके बिठाला था अपने यहाँ, ये वही लोग हैं जो सरकारों ने लाके यहाँ बिठा लेते कि भाई हमने बड़ा बड़ा फायदा किया है, बड़ा टैक्स जनरेट किया है, आज भाग रहे हैं। यही काम अगर आप अपने पहाड़ी लोगों को देते, वो यहीं रहते और यहीं रह के काम करते, तो आपका फायदा, प्रदेश का फायदा होता। सोचने का तरीका बदलने की जरूरत है, ये कहना नहीं। जैसे आपका इतने साल से एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब क्या क्या आपने मार्केट में देखा या लोगों से मिले? ये जो पिछला जो 10 साल का पीरियड है हमारा, आर्थिक रूप से डिजास्टर था, सामाजिक रूप से बहुत अच्छा रहा, धार्मिक और पुण्य की बात करें तो फैबुलस, फैबुलस, तीनों से बताते हैं। भांग का बीज फसाई में रजिस्टर नहीं था, हमने सोचा कि भाई हम खेती तो कर नहीं सकते, सरकारी नियम ऐसे हैं और उत्तराखंड सरकार मानती भी नहीं, सुनती भी नहीं, तो गलत काम कर नहीं सकते, क्या करें? जब ये विचार आया मन में तो बोला चलो यार बीज पे कुछ करो। जब बीज पे करने का मन बनाया तो हमने बॉटलिंग पैकेजिंग वगैरह की व्यवस्था देखी, मशीन ले आए छोटी, तो भाई इससे तेल भी निकालेंगे, सब चीजें भी करेंगे, बड़ी अच्छी जर्मन कोल्ड प्रेस मशीन थी। तो वही बात, जब आया तो पता चला कि फसाई में ये बीज ही रजिस्टर नहीं, और सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कोई चीज फसाई में रजिस्टर नहीं है, उसकी आप ब्रांडिंग और पैकेजिंग नहीं कर सकते। तो आप खरीद के बीज तो बेच सकते हो, आप आटा पीस सकते हो, आटा पीस के बेच सकते हो, तो आशीर्वाद आटा ये जो पन्नी चिपकती है उसका 5% टैक्स देना है आपको, देना ही है, मजबूरी है। उसके लिए फसाई का लाइसेंस चाहिए, वो था नहीं। तो फिर मैं लग गया पीछे, तो मैं बोला यार कुछ किया जाए। मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली बैठा, हमारे एक बड़े भाई के समान हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, नारकंडा उसके आसपास जगह का नाम मुझे भूल जा रहा है, शिमला के नजदीक, संदीपनी भारद्वाज, अद्भुत बड़ा उनको भाई साहब ये दिक्कत है, बोले यार इसको करा देते हैं। उन्होंने हमको भेजा उनके पास से, विनय से हसबुद्दि जी के ऑफिस से कुछ बात, मैं कुछ दिन वहां रुका, दिल्ली रहा, ये बिल्कुल कोरोना के, जब बिल्कुल कोरोना टॉप पीक पे चल रहा था, तब सिर्फ कंपनी वालों को, फैक्ट्री वालों को ट्रैवल की परमिशन थी, ट्रेनें चल नहीं रही थी। मैं जबलपुर से दिल्ली, दिल्ली से शिमला, शिमला से ये देहरादून, हल्द्वानी, बाय कार ट्रैवल करता, 1.25 साल यही किया। वो बीज जिस दिन रजिस्टर हुआ, 40-50 रुपए किलो बिकने वाला बीज 1 महीने के अंदर 250 रुपए किलो बिका। आज भी 150 से 200 के बीच चल रहा होगा, मेरे को लगता है 200 से ऊपर होगा, अभी मैंने कुछ दिन से देखा नहीं रेट क्या है, पर 200 के 150 के। तो सिर्फ एक नियम बदलने से अगर किसान की आय या संग्रह की आय 4 गुना 5 गुना बढ़ सकती है, तो ऐसे नियमों की कमी नहीं है, खोजने की जरूरत है।
यही भांग के साथ है। भांग का जो रेशा है उससे जो कपड़ा बनता है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है। गॉज और बैंडेज जो बनती है ना, ये आप इसकी बना दो तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिन महिलाओं को ओवरी और यूट्रस के कैंसर है उनके लिए सैनिटरी पैड और उनके लिए इसके अंडरगार्मेंट आते हैं। कीमत मालूम क्या है? 6,000 रुपए की एक अंडरवियर। लेडीज की प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर और इसकी एक ब्रा 6,000 रुपए की, एक पैंती 6,000। ये प्राइस है। कितना कपड़ा कितना ढाका लगता है भैया? मेडिकल हॉस्पिटल्स की जो बेडशीट है इससे अच्छी कुछ है ही नहीं। हमारे सैनिकों की वर्दी, जो स्नाइपर्स होते, इन बेचारों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये कुछ कुछ ओढ़ के कहीं झाड़ी वाड़ी लगा के घंटों बैठे रहते हैं कि किसी को उनको शूट करना है। ये अगर हिल जाते हैं वो भी अपराध माना जाता है। हिल नहीं सकते, पसीना आ रहा है, बह रहा है, खुजली चल रही है। पसीने से जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसी से तो खुजली चलती, वो होगा ही नहीं। बैठो ना 24 घंटे, मैंडेटरी है। इसकी जो थर्मल वैल्यू है, जो इंसुलेशन में काम गजब का है। इससे ईंट बनती है। उत्तराखंड में एक हमारा परिचित है, गौरव दीक्षित, अच्छा लगता है, काम कर रहा है, आर्किटेक्ट है। वो इसकी ईंट बना रहा है। उसने एक मकान बनाया इस ईंट से। उसका टेम्परेचर 5 डिग्री कम रहता है नॉर्मल से, और ठंड में गर्म रहता है। तो इंसुलेट कर, पर इस पर ध्यान नहीं दिया। तो आपको ध्यान है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, आपके यहाँ जूते बनते हैं भांग से, पूजा में उपयोग होते, बर्फ में पहन के चलते हैं, क्यों? गर्म रखता है। भाई साहब, रबर का सोल, प्लास्टिक का सोल, टीपीयू सोल कहते हैं, क्या कहते हैं जूते, वो तो ठंडा देता है पूरा पैर। ये कैसे गर्म रहते जबकि ये खुले रहते और ये घास से बने? ये विशेषता है भगवान। ऐसे ही नहीं भगवान शंकर को चढ़ती कोई चीज, ये सनातन है। यहाँ जो भी चीज भगवान को चढ़ती है उसका कुछ ना कुछ हमने शोध ही नहीं किया। हमने अभी सरकार को एक प्रपोजल दिया, कीमोटाइप भांग के करा लिए गए, इनकी डीएनए सैंपलिंग करा, इनका एक सीड बैंक छोटा सा बना दिया कि हमारे पास जो वैरायटी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है उसको हम चुन चुन के डॉक्यूमेंटेड तो कर लो। हमारा बीज है इजराइल में डॉक्यूमेंटेड है, अमेरिका में डॉक्यूमेंटेड है, जबकि इस देश से बाहर बीज जा ही नहीं सकता, अनुमति नहीं है, फिर भी डॉक्यूमेंटेड है। कैसे? हमारे देश में नहीं। ये मानसिक दौर्बल्य, दुर्बल। हम अगर राष्ट्रहित में सोचें तो सबसे पहला काम इस पे पॉलिसी बनाना है, बेहतरीन पॉलिसी बनाना, ये राष्ट्रहित है। और अगर हम राष्ट्रद्रोही हों तो विदेशी सीड को एंट्री देंगे, बिना नशे की भांग को एंट्री देंगे, औद्योगिक भांग को लगा के अपनी औषधि भांग को बर्बाद कर लेंगे। जबकि यूरोप के कई देशों और अमेरिका की 40 स्टेट भांग रिक्रिएशनल पर्पस के लिए होती है। रिक्रिएशनल पर्पस समझ रहे हैं? नहीं। नशे के लिए, मनोरंजन। हिंदुस्तान में भी भांग रिक्रिएशनल लीगल, मालूम है? नहीं मालूम। मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है। यहां से कितना दूर है उत्तर प्रदेश? 1500 किलोमीटर हो। नहीं, कम है।
होगा क्या? राजस्थान 1500 मतलब 1000-1500 में स्टार्ट हो जाता है राजस्थान। आप मध्य प्रदेश जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, राजस्थान जाओ, किसी भी शहर में आप खड़े होकर ये बात पूछो कि भांग का ठेका कहाँ है? वो आपको ऑटो वाला छोड़ के आएगा, वहां पे वो बढ़िया ठंडा ही बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, जिसको आप लोग घूंटा बोलते हैं, है ना, और वो आपको पिलाएगा। आप उड़ीसा चले जाओ, हर जगह मिलेंगे, चौपाल पे बैठ के लोग घूट रहे हैं। साला कोई पागल नहीं है, कोई मानसिक रोग नहीं। ये साइंस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी प्रूव करती है कि मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए है वहां, और तुम बोलते पागल नहीं। एक और चीज़, जैसे आप मिले होंगे, बुद्धिजीवी से मिले होंगे, ऋषियों से मिले होंगे, मुनियों से मिले होंगे, तो उनसे मिलके क्या एक्सपीरियंस आपने किया इस बारे में, मतलब उनके क्या विचार है, मतलब भांग के बारे में जो धर्म है, जो शास्त्र है, जो उनके पर्सनल क्या विचार है, जो सेवन भी करते होंगे कुछ लोग? जो सेवन नहीं करते उनके विचार में बता देता हूँ। हमारे गुरुदेव हैं शंकराचार्य, पूरी पीठ के नेशनल इस देश के सबसे बुजुर्ग शंकराचार्य, सबसे ज्ञानी शंकराचार्य और सबसे निष्पक्ष शंकराचार्य। चाहे कोई व्यापारी आ जाए, चाहे कोई नेता आ जाए, चाहे कोई अभिनेता आ जाए, दुनिया का कोई ताकतवर आ जाए, धर्म के विरुद्ध अगर बात की, शास्त्र के विरुद्ध बात की, तो वो नहीं होता, तुरंत निष्पक्ष। उनके पास में नहीं, उनका वीडियो है, मैं आपको देता हूं, चाहे तो आप लगाते हैं। उन्होंने स्पष्ट बोला, भांग बुरी चीज है, अत्यधिक सेवन न करें, औषधि संग्रहण के काम का इलाज है, मोदी जी इसको करें, इसकी खेती को व्यवस्थित करें। अब जब हिंदू धर्म का शंकराचार्य बोल रहे, अगर हिंदू धर्म को शंकराचार्य बोल रहे, सबसे बड़े धर्म, मतलब हिंदू धर्म के पोप, ईसाई धर्म के पोप बोल रहे, तो है किसी की हिम्मत जो काट देगा था हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री? सनातन का संत है तो क्यों मानो? ये समझना। दूसरा, शास्त्र क्या कहते हैं? अवधेशानंद जी गिरी क्या बोला? उनने अपने वीडियो में बोला, मैं गया था उनके पास बात करने, तो उनने हमसे बेटा की डिमांड, कैसे बोल देते, कैसे, क्या विषय, क्या हमने बोले विश्वनाथ जी बोले, उनने बोला 3 वीडियो। कोई संत ये बोल ही नहीं सकता कि भांग बुरी चीज है और हमारी संस्कृति में नहीं। अगर वो बोल दे तो आप उनसे सिर्फ एक प्रश्न करें, अथर्ववेद में 5 पवित्र पौधों में एक बना है और शिवपुराण विष्णु पुराण में लिखा है, क्या वो पन्ने हम निकाल दें अगर आप कहते हो गलत है? सिर्फ एक प्रश्न करें। बड़े से बड़ा आश्रम जगह के बारे में वो नहीं, क्या करें, सामाजिक मजबूरी। तो ये जो माइंडसेट है, ये जो माइंडसेट बिल्डअप किया, ये इसकी बुराई है। भांग इतनी बुरी तो बिल्कुल नहीं जितनी बताई जाती है, और पूजन में, ध्यान में, योग में, तीनों में से नागा नाम नहीं लेंगे हम संप्रदाय का, उचित नहीं लगता है क्योंकि सामाजिक मर्यादा है। कुछ नागा संप्रदाय ऐसे हैं जहां दीक्षा बिना चिलम के नहीं होती। अब आपने चिलम ही बंद कर दी तो दीक्षा ही बंद कर दो तो वो संप्रदाय ही खत्म हो जाएगा। अब किसी भी संप्रदाय की परंपराएं कैसे तोड़ सकते हो? संविधान कहता नहीं तोड़ सकते।
तोड़ी है सरकारों ने, राजीव गांधी ने तोड़ी है, और हम लोग उसके मारे हैं। कैटलिस्ट है हाँ, आयुर्वेद की। आयुर्वेद की गोली ही बड़ी होती है, आप कैटलिस्ट और निकाल लो और बड़ी कर लो, फिर लड़ लो एलोपैथी से, खाओ पेट्रोलियम, खा रहे हैं ना पेट्रोलियम। जो चीज हमारे यहाँ जंगल में फ्री मिल रही है, जिसकी एपीआई हम खुद बना सकते हैं, जिसको हम घर में तैयार कर सकते हैं, जो हमारी दादी घर में पीस के हमको देती, जो हमारी दादी हमको घर में पीस के दे देती, उस दवाई के लिए अब हम विदेशी एपीआई, सरकार उसके लिए विदेशी मुद्रा देती है, डॉलर देती है, फिर वो देश बोलते हैं हमारी इच्छा होगी तो देंगे, तो हम तो मजबूर हैं। आप बने इसी दौर में वैद्यों से भी मिले होंगे। बिल्कुल, वैद्य तो अब जहाँ बैठे हैं। तो वैद्य ने क्या अपना जिक्र किया इस बारे में, या किस तरह की बीमारियां उन्होंने इलाज किया, किस तरह के इलाज उन्होंने बताया कि पेट की लगभग सारी लिवर, ब्रेन से रिलेटेड, महिलाओं की पीएस होगी, मेंस्ट्रुएशन पेन, अरे अच्छी बात। रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ गया, दर्द था, उन्हें सारी मीटिंग कर सकती। कोई राजा थे, स्टेट का नाम मुझे, उनको पता चला, तो उनके जो सेक्रेटरी थे अब्दुल वकील कुछ ऐसा मुस्लिम नाम है, खाना वाना बना सकते, उनने उनको बोले आज कोई मीटिंग नहीं। बोले कैसे नहीं देना चाहिए, मीटिंग तो होना चाहिए, क्या दिक्कत है? बोले ऐसी, तो रुको, उन्होंने अपने वैद्य को बुलाया, तो वैद्य ने इतनी सी दवा दी, रानी ने खाई, आधे घंटे में रानी बाहर, सब लोगों से मिली, सबसे बात की, सारी कुछ की, फिर उसके बाद उसका प्रिस्क्रिप्शन लिख के ले ली। आज भी जो महारानी का जो, जब तक महारानी के लिए प्रॉब्लम नहीं तब तक उन्होंने उपयोग किया, और ये उनके रिकॉर्ड में है, ये रिकॉर्ड में। तो अब आप बताओ, मूड स्विंग्स, ये दर्द, इन सब की दवा है। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको इतना नमक दे रहा हूं, खा लो, और क्या, सही है? बिल्कुल। तो अति सर्वर्थ बच्चे, ये तो सब जगह लिखा है। भांग आदमी ज्यादा भी ले तो मरता नहीं, एक भी डेथ रिकॉर्डेड नहीं है ओवरडोज ऑफ कैनबस ऑल ओवर द वर्ल्ड। नशा बुरी, मेरी गारंटी है, मैं आपको एक उल्टी ना होने वाली दवाई पहले दे दूं और फिर 2 बोतल दारू दिला दूं, या आपको 1.5 बोतल शराब पिला के वहां पहाड़ पे जहां बर्फ गिर रही है छोड़ेंगे, नहीं बचे। मैं आपको आधी बोतल दारू पिला के आपको गाड़ी पे बैठाऊंगा, जा भाई, शराब पीने के बाद तो गाड़ी तेरा भाई चला है, और कुल्लू की और वो वादियों में भेज दे, मरना तय, दिखता है सामने, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स हैं। और मैं एक बात और कहता हूं, मान नहीं सकते, राजा प्रजा का पिता होता है, सिर्फ प्रजा का भला सोचता है। पुष्कर सिंह धामी जी से भी बोलते, राजा प्रजा का पिता होता है, और जब जरूरत होती है तो वो स्ट्रिक्ट भी है। आप अच्छे काम के लिए, अच्छे भाव के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए स्ट्रिक्ट नहीं होता,
राजीव गांधी को एक सेकंड नहीं लगा आपके धर्म के परखच्चे उड़ाने, आपकी संस्कृति के परखच्चे उड़ाने, नहीं लगा। आप क्यों कर रहे हो भाई? आप तो अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड। तो विषय ये है कि आपका भाव क्या है, सरकार का, मुख्यमंत्री का भाव क्या है? क्या वो डर डर के अपनी गद्दी बचाने के लिए, या वो समाज में ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है कि आज से 50 साल में लोग उसको याद रखें? आप यहां वीरभद्र सिंह थे, उत्तराखंड में एनडी तिवारी थे, दोनों कांग्रेसी थे, पर जनता के मन में क्या था? बहुत अच्छा। क्यों? उनने कुछ किया है, उनने नाम कमाया, उनके मरने के सालों बाद भी लोग इसको याद करते हैं। तो सब तो कमा लिया, नाम भी कमा लिया, शोहरत भी कमा ली, पावर भी आ गया, सत्ता भी आ गई, सब आ गई। अब क्या बचा? एक चीज बची, मोक्ष। अगर हिंदू हो तो मोक्ष, अंतिम सत्य। तो हिंदू पैदा इसलिए होता है कि उसको मोक्ष चाहिए। कोई भी आदमी, मुसलमान हो तो जन्नत चाहिए, हेवन में जाना है, अंतिम लक्ष्य तो वो है। भगवान शंकर को मिल नहीं रही, एक मंदिर में चढ़वा दो आपका मोक्ष तय है, और हम प्रमोट कर रहे हैं तो हो सकता है भगवान कहीं हमको भी टीका लगा दे। तो हम तो ये बोलेंगे कि ये अगर इसको आप आंदोलन मानते हो तो सारे आंदोलनकारी जुड़े, हाथ जोड़े, साथ हाथ, और इसको उस लक्ष्य तक पहुंचाएं जहां जो इसकी मेन स्ट्रेंथ है, जो इसकी ताकत है, इस पौधे को इसका सब वो मिले, सम्मान मिले। इतना ही तो चाहते हैं, इसमें क्या गलत? नशा नहीं बढ़ेगा इस बात की गारंटी मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देता हूं। बस पॉलिसी बनाते समय एक बार चर्चा कर, काफी। तो ये विषय नहीं। आखिर में युवाओं के लिए, ये जो श्रोता हैं हमारे, उनके लिए आपका क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मतलब श्रोताओं के लिए हमारा एक ही मैसेज है, औषधि के रूप में जो आपका वैद्य है वो लेना चाहिए, उससे किसी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं। इसके जो बिना नशे के पार्ट हैं, इसके जो भी है, जितने भी पंचांग में, दो चीज, फूल और पत्ती नशे वाले, बाकी कोई नशा नहीं। इनसे जो उद्योग आप खड़े कर सकते हैं वो आप करो, जितना सस्टेनेबल काम कर सकते हैं मस्ट, जितना सहकारिता पे काम कर सकते हैं मस्ट। और हर युवा से हम ये कहेंगे कि ये जो एआई का आने वाला समय, इसमें जो नौकरियां जाने वाली हैं, जो व्यवस्थाएं खराब होने वाली हैं, जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री वैनिश हो रही है, वो सब लोग लौट के वापस घर आएंगे। हिमाचल में तो खैर ये दिक्कत कम है क्योंकि लोग बहुत कम बाहर गए। उत्तराखंड में तो पलायन ही पलायन, वो लौट के आएंगे, वो बुद्धिजीवी करेंगे, उनके साथ मिलकर खाएंगे, उनको साथ एडजस्ट करेंगे, कोऑपरेटिव में काम करेंगे तो चीजें जल्दी होंगी। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में फंड्स भी अवेलेबल होते हैं। अमित शाह जी का डिपार्टमेंट है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप विजया पे कर सकते हैं विजया पे करिए, विजया पे नहीं कर सकते हैं तो जो आपकी लोकल चीजें हैं उस पर करिए, पर करिए। और अब हमारी जरूरत है सर्कुलर इकोनॉमी की। नौकरी की बहुत प्रॉब्लम है, और इसको अगर आपको समझना है तो आप किसी भी स्टेट का इन्वेस्टमेंट प्लान उठा कर कई लाख करोड़ का काम होता है,
नौकरी हजारों लोगों को मिली। इसमें बहुत ज्यादा लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों का जीवन चल व्यवस्था, बस यही कहना। धन्यवाद सचिन जी। थैंक यू।